हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। प्लीज़ 2 मिनट सुनिएगा मेरी बात को पहले, ठीक है? क्या है बच्चों, मैं सबको पता है मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूं, और जैसे कि आपको पता ही होगा असाइनमेंट का दौर चल रहा है अक्टूबर महीने का। तो आप जिस अपेक्षा से आए हैं मैं उसी को फुलफिल करूँगा, ठीक है? डेफिनेटली मैं आपको असाइनमेंट के बारे में ही जानकारी देने आया हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सुन लीजिएगा। असाइनमेंट आपको बहुत पहले मैं पीडीएफ नोट सहित दे सकता था और मैं पूरा तैयारी में था और डाल भी चुका था, किंतु मुझे वीडियो अपना डिलीट करना पड़ा, ठीक है? पूरी तरीके से डिलीट करना पड़ा। रीज़न ये था कि सीजी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में सीधा सीधा नोटिस जारी हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति, शिक्षक या जन सामान्य असाइनमेंट का दुरुपयोग करता है या व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग करता है तो उसको जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं अभी आपके लिए संपूर्ण हल लेके आया हूं बच्चों, और ये कोई व्यावसायिक, मैं किसी पैसे के लिए नहीं कर रहा। आप सबको पता है मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, और यहां तक आपका 5-5, 6-6 अध्याय तक कंप्लीट भी हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मेरे हर रोज मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मेरे वीडियो क्लास ज्वाइन करते हैं। पूरा सीरीज से चल रहा है, ठीक है? तो मैं सिर्फ जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एज अ हेल्प करने के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है? मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, निःशुल्क देता हूं मैं, कोई ना मेरा कोचिंग सेंटर भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं केवल आपको जो है सॉल्यूशन दूंगा। और एक बात सही बात है यार, हम चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हैं, बोलते हैं कि चाइना सामान बंद करो, लेकिन जब फ्री में मिलने लगती है ना तो उसी के लिए सबसे पहले नंबर पे हम ही लगे होते हैं। समझ में आ रहा है? ये होता है। तो उस टाइम हमको अपना जो है भलाई वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। तो प्लीज अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट होंगे जो अपने मन से बनाना चाहते हैं तो यही से वापस चले जाइए और अपने मन से बनाइए। और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो केवल मैं उसकी मदद के लिए पूरा समझाऊंगा मैं, ठीक है? तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चों, दर स्थिरांक। दर स्थिरांक क्या है भाई, ये देखते हैं। तो दर स्थिरांक क्या है, देखो बच्चों, जब बात आती है आणविकता की, कोटि और आणविकता है हमारा अध्याय नंबर 3 वैद्युत रसायन। तो जब आणविकता की बात आती है तो हम कहते हैं आणविकता कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो एक एक वर्ड बोलूंगा ना वो एक परिभाषा के बराबर होगा, ठीक है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वह एक पद में ना होकर अनेकों पद पर संपन्न होती है, और इन पदों में जो सबसे धीमी गति से संपन्न होने वाली पद हमारा दर निर्धारक पद कहलाता है, क्योंकि इसी धीमी गति से संपन्न होने वाले पद में आणविकता मॉलिक्यूलरिटी की गणना होती है। जैसे कि देखिए बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है हमारा NO2। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है? 2NO2 है, ये 2NO2 बना लेता है, ठीक है? लेकिन ये जो अभिक्रियाएं हैं वो एक स्टेप में नहीं बल्कि 2 स्टेपों में संपन्न होती है। जैसे कि इधर देखिए सब लोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस जो है हमारा ऑक्सीजन से क्रिया करके, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बना लेता है हमारा 2NO प्लस O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। और यह जो है बच्चों अगेन ये नवजात ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्रिया करके फिर से बना लेता है NO2, ठीक है? ये बना लेगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2NO, ठीक है? और ये ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कट गया भाई, तो यहां बचा क्या, O2 बच गया, और इधर बच जाता है हमारा 2NO। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख रही है ये संपन्न होता है 2 पदों में, और ये होता है फर्स्ट स्टेप, पहला पद, और ये होता है हमारा ये है पहला पद, और ये होता है हमारा दूसरा पद। समझ में आ रहा, दूसरा पद। तो ये जो वाला पद होता है ये बहुत स्लो होता है मंद गति से, और ये होता है तीव्र गति से संपन्न होता है। तो जैसे हम इसमें आणविकता देखते हैं बच्चों तो हमको 3 दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी वास्तविक आणविकता कितनी होती है, 2 होती है। तो आणविकता के अंदर से जो है दर निर्धारक पद को लिया गया है। तो दर निर्धारक पद वे पद होते हैं जो अत्यंत ही धीमी गति से संपन्न होते हैं एवं जिससे आणविकता का निर्धारण होता है। समझ में आ गया? बस इतना ही लिखना है और आपको एक जो है ये उदाहरण दे देना है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, ऊर्जा अवरोध किसे कहते हैं, इसका जो है ग्राफ बनाइए, ठीक है? आरेख बनाइए। तो ऊर्जा अवरोध क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक वर्ड जो है परिभाषा के तुल्य है। किसी
अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए टक्करों की आवश्यकता होती है, और ऐसे टक्कर जिसके कारण अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं उसे हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। किंतु प्रभावी टक्कर के बाद भी अभिकारक उत्पाद में नहीं बदल पाते क्योंकि उनके पास ऊर्जा की कमी होती है। तो ऊर्जा की वह मात्रा जिसको प्राप्त कर कोई अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है ऊर्जा अवरोध कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा बैरियर, एनर्जी बैरियर कहलाता है, कुछ ऐसा। ये देखिए, यदि यहां पे सपोज करो आपका रिएक्टेड है, क्या है? रिएक्टेड है, तो इसको इस एनर्जी लेवल को पार करना होता है। किस चीज को? एनर्जी लेवल को पार करना होता है बच्चों, इस वाले एनर्जी लेवल को। ठीक है, जब भी इस एनर्जी लेवल को पार करेगा तब जाकर के किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में बदलेगा, कुछ इस प्रकार। और ऊर्जा अवरोध कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? और ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो एकदम आवश्यक होती है उत्पाद में बदलने के लिए उसको हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। अब आप चाहे तो एक सिंपल ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, और दूसरा इसी का और ग्राफ बनाना है तो आप ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं। किस चीज का? हाइड्रोजन आयोडाइड का। सबको पता है 2H + 2I दैट इज हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है मिला करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को आप जो है एनर्जी लेवल में बना सकते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए बच्चों, मैं बना के दिखा देता हूं आपको ऐसा। ये देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पे हमारा आ जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और यहां पे हमारा आ जाता है, सॉरी प्रोडक्ट आ जाता है, उधर रिएक्टेड है, इधर प्रोडक्ट आ जाता है क्या चीज? 2HI। ठीक है, और इसको बोल देते हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ऐसा आप सिंपल एक जो है बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा ये हो जाएगा हमारा ऊर्जा लेवल, मतलब ऊर्जा स्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊर्जा स्तर। ठीक है, और ये हो जाएगा अभिक्रिया विन्यास या अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसका जो दर है, ऐसी अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक के सांद्रण से स्वतंत्र होता है या मुक्त होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा अमोनिया का क्या होता है स्टूडेंट? विघटन। किस चीज में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ये किसकी उपस्थिति में होता है? प्लेटिनियम की उपस्थिति में। हालांकि इसकी कोटि आपको 2 दिख रही है, लेकिन ये प्लेटिनियम की उपस्थिति में होता है इसलिए 2 है। और यदि प्लेटिनियम नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। सबसे पहले आप निकाल दीजिए किस चीज का? दर स्थिरांक का व्यंजक निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन दिया है तो बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, तो ये यहां से प्रारंभ कीजिएगा। हम सबको पता है अगर कोई रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम सब जानते हैं दर बराबर होता है बच्चों अभिकारक का सांद्रण। किस चीज का? अभिकारक का सांद्रण। तो ये होता है अभिकारक का सांद्रण। दर जो है परिभाषा से एक क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा दर हमारा ये होता है दर इज प्रोपोर्शनल टू द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिकारक के जो है सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आर के इस प्रकार। ठीक है, चूंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए यहां पे हम कोटि क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब दोनों को क्या कर दो, या इसको थोड़ा सा हल कर दो, और दर बराबर हमारा हो जाएगा के और ये हो जाएगा R0। ठीक है बच्चों, अब इक्वेट कर देंगे दोनों को तो हमारा निकल के आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगा बता दो भाई? -dr डिवाइडेड बाई dt दैट इज इक्वल टू हो जाएगा KR0। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर करें तो dr दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए kdt, और चूंकि किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये हमारा अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा dr दैट इज इक्वल टू हो जाएगा kdt। ओके, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे? इंटीग्रेशन हो जाएगा r और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा kt प्लस i, वेयर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते 3। समीकरण 3 में काम करते हैं। समीकरण 3 में t बराबर 0 रखते हैं, मतलब प्रारंभिक अवस्था में। तो प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक का जो सांद्रण होगा वो भी क्या हो जाएगा? प्रारंभिक हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा R0। तो वैल्यू को रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा R0 दैट इज इक्वल टू K, और T का वैल्यू 0 रख दीजिए। ठीक है, प्लस I, तो हमारा I का जो वैल्यू निकल के आ जाता है वो आ जाता है R0। आ गया बच्चों।
अब इस आर नॉट के वैल्यू को आप लोग को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूं मैं। आई इज इक्वल टू हमारा आया आर नॉट। इस आर नॉट को आप कहां रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, तो यह हमारा निकल के आ जाएगा आर दैट इज इक्वल टू के टी प्लस आर नॉट। हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, तो के टी दैट इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो रहा है, समथिंग इज थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ये माइनस इधर आ जाएगा यार, ये माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा हमारा, तो यहाँ पे माइनस रहेगा बच्चों, इस प्लेस पे माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा हमारा, इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। हो गया। अब अर्धायुकाल किसे कहते हैं, ये देखो, अर्धायुकाल किसे कहते हैं बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जिस पर अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, अर्धायुकाल मतलब टाइम जो है, काल यही तो है, टाइम है ना भाई, तो इसको हम कर देंगे हाफ। तो ये जब हाफ होगा, अर्धायुकाल होगा, तो जो हमारा सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, देखिए R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर के जगह में रख देंगे बच्चों हम लोग आर नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई यहां क्या रख देंगे T1 बाई टू, इसको इधर भेज दो तो T1 बाई टू दैट इज इक्वल टू के को नीचे भेज दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2R नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई टू, और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा के, तो T1 बाई टू दैट इज इक्वल टू यहां से घटा देंगे तो ये बन जाएगा आर नॉट और डिवाइडेड बाई टू के। हो गया, सबको पता है k इज अ रेट कांस्टेंट एंड 2 इज आल्सो कांस्टेंट, देन इसको जब हम कांस्टेंट लेंगे तो T1 बाई टू इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। समझ में आ गया, मतलब अर्ध आयुकाल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा दे रखा है आपको, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, ये बोल भी देता हूं यार क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कोई आपको नोट्स नहीं दे रहा, सीधी सी बात मैं बता देता हूं, नोट नहीं दूंगा मैं लिखित, मैं बच्चों को सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है मेरा। तो तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायुकाल 15 मिनट है तो उसके 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो हमको दे रखा है T1 बाई टू इज इक्वल टू 15 मिनट। यदि बच्चों आप लोग मेरा क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम आज ही मैं जो है इसका वीडियो अपलोड किया हूं, मतलब हम जो आगे बढ़ रहे हैं क्लास में डेली का जो आता है आपका वीडियो, उसमें इसी टॉपिक पे हमने चर्चा किया। तो इसमें केवल दो ही फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक फॉर्मूला था T1 बाई टू इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, अर्धायुकाल का इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा जो निकल के आता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार आता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t। इसके बारे में विस्तृत आपको कैसे आया, कहां से आया, पूरा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। log बेस 10 यहां हो जाता है बच्चों r नॉट डिवाइडेड बाई r नॉट माइनस r, ठीक है, जहां r नॉट प्रारंभिक सांद्रण है और r जो है कोई सांद्रण है जितना कंप्लीट हो चुका है। अब यहां बोला क्या है इसको समझिए, 15 मिनट है तो यहां पे हम फॉर्मूला में मान रख देंगे, तो T1 बाई टू दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे, 0.693 डिवाइडेड बाई के का अगर वैल्यू निकालूंगा के का, तो T1 बाई टू कितना दे रखा हमको, 15 मिनट दे रखा है बच्चों, इसको ऐसा चेंज कर दिया जी मैं, T1 बाई टू कर दिया, ठीक है, तो 15 दे दिया, इस वैल्यू को यहां रख देंगे हम लोग, तो k इज इक्वल टू, या t को इधर भेज दीजिए, t दैट इज इक्वल टू 0.303 डिवाइडेड बाई, इसके जगह में आ जाएगा k, आएगा कि नहीं आएगा, log बेस 10 आर नॉट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रारंभिक जो सांद्रण रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है, डिवाइडेड बाई कितना परसेंट पूर्ण हो गया है, कितना परसेंट अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, 90%। 90% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और प्रारंभिक तो हमेशा 100 रहेगा, 90% पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.23, सॉरी यार यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, 2.303 होता है, तो 2.303 डिवाइडेड बाई के जगह में हम क्या रख देंगे बच्चों, 0.693 डिवाइडेड बाई 15, और ये हो जाएगा log बेस 10, ठीक है, और 100/10। हम सबको पता है, क्या पता है, ये देखिए इसको पलट देंगे तो 2.30 इधर देख लीजिएगा, नहीं दिखेगा यहां, t इज इक्वल टू 2.303 और 2.303, इसको बच्चों ऊपर पलट दीजिए तो 15 जो है ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा सर,
और ये जो है 0.693 जो है दो भाग में बांट सकते हो। ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है पता है? ये वैल्यू जो है बच्चों वो इसका है 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010। ये log 2 का वैल्यू है, log 2 का वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई ही आपका 0.693 होता है। तो मैं इसके जगह में क्या रख दूंगा 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 रख दूंगा। और ये तो सबको पता है, ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो log बेस 10 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहां हमारा t का जो वैल्यू आएगा ये कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे। और 15/0.3010 और log 10 का वैल्यू जो होता है वो होता है हमेशा 1 होता है। किसी का आधार और संख्या दोनों जब समान होते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए आप क्या आ जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप चाहो तो ये इसको 15 और 4 ठो अंक है ना, 4 ठो को लिख दीजिए ऊपर 1 2 3 4 और नीचे में आ जाएगा 3010। एक शून्य से एक शून्य कट गया, कट गया कि नहीं कट गया भाई। आप इसको अगर नेग्लेक्ट भी करते हो, इस चीज को नेग्लेक्ट करते हो, सपोज मैं 300 मान लेता हूं ऐसा, चलो एक को हटा के 300 मान लिया, तो सबको पता है एक फिर कट गया, एक भी ये भी कट गया, 2 ठो कट गया, 3 दूनी 3 पंचे 15। लगभग इसका जो वैल्यू आता है बच्चों 49.83 मिनट्स। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, इस प्रकार आता है। या आप 50 मिनट भी लिख सकते हो अराउंडिंग में, ठीक है। मतलब लगभग ऐसे लिखेंगे तो लगभग लिखेंगे तो 50 लिख दीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वो क्वेश्चन है बच्चों कि दूध में जब खटाई मिलाते हैं तो वो स्कंदित क्यों हो जाता है। अरे सिंपल सी बात है भैया, स्कंदन कैसे होता है? पाइसी कारक नाम सुने हो आप? पाइसी कारक सुने हैं? प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम सुने हैं? ठीक है, तो जब किसी कोलाइड में, कोलाइड कणों में क्या पाया जाता है? धन। कोलाइड कणों में धन एवं ऋण आयन पाए जाते हैं, आवेश पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जब उसके विपरीत आवेश वाला कोई कोलाइड मिलाया जाता है, तो विपरीत आवेश वाला क्लोराइड मिलाया जाएगा। सोडियम प्लस है मान लो और क्लोरीन माइनस है, जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड ना बनेगा भाई। तो जब विपरीत आवेश वाला कोई क्लोराइड मिलाया जाता है तो उसका अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं स्कंदन। तो आपके दूध में केसिन नामक क्या पाया जाता है? क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं, केसिन नामक। ठीक है, तो जब खटाई उसमें डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण हमें जो है क्या मिल जाता है? स्कंदन प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि समतापी, ठीक है, समतापी क्या है, अधिशोषण समतापी क्या है, और फेंडलिक का, ठीक है, व्यंजक। तो देखिए क्या होता है, अधिशोषण जो होता है ना वो एक्चुअल में एड्सोर्प्शंस, ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषित होने की मात्रा, अधिशोषण। ठीक है, तो इसको मत लिखिएगा आप लोग। प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? अधिशोष से गैस की प्रकृति, मतलब जो गैस यदि जल्दी द्रवीभूत हो जाता है तो उसका अधिशोषण ज्यादा होता है, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, ठोस सतह की प्रकृति, अगर वो खुरदुरा होगा तो उसका जो है ज्यादा अधिशोषण होता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं तीसरा नंबर जो आता है दाब। तो समतापी क्या है? अधिशोषण समतापी दाब के प्रभाव को अधिशोषण समतापी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रेंडलिक ने आपका अधिशोष से गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य जो ग्राफ खींचा, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिक का समतापी वक्र और उसका व्यंजक। तो देखते हैं बच्चों क्या है। यदि मान लो अधिशोष से गैस की मात्रा x/m है, क्या चीज है? x/m है, एवं दाब को तो सबको पता है P से शो करते हैं। तो निम्न एवं उच्च दाब पर देखते हैं कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू P0 एंड x/m इज प्रोपोर्शनल टू P1। समझने का प्रयास करना, ठीक है। P1 या आप इसको P1 पहले रख दीजिए और P0 लास्ट में रख दीजिए। तो दोनों को समीकरण को जब हम इक्वेट किया, जब फ्रेंडलिक ने इक्वेट किया, मैं पूरा इसका व्याख्या आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो x/m इज प्रोपोर्शनल टू P1/n। ऐसा मैं कैसे लिख दिया? यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, 1/n कैसे लिख दिया? इधर देखिए, यदि n का वैल्यू 1 है बच्चों, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, 1 आ जाएगा।
इधर देख लीजिएगा, और n इज इक्वल टू अगर मैं सपोज करो इनफाइनाइट रख देता हूं, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख दूंगा तो 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार अब यदि इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा k, p1 बाई n। अब दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिएगा, log x बाई m दैट इज इक्वल टू log k p1 बाई n। अब log के नियम से सबको पता है यहाँ m n के फॉर्म में दिख रहा है तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, log k प्लस log p1 बाई n हो गया बच्चों। अब ये देखिए ये तो ये इसी चलते रहेगा, ये इधर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आगे, log x बाई m दैट इज इक्वल टू, इधर देखिए इसको देखिए, इसको मैं पहले लिख देता हूं, और 1 बाई n log p प्लस क्या है हमारा log k है। ये 1 बाई n को सामने लेके आ गया, मैं समझ में आ गया इतना। अब इसी को मैं ग्राफ के रूप में प्लॉट करूंगा और कुछ नहीं करना है मुझे, ग्राफ बनाना है इसी का। यही है अधिशोषण समतापी का ग्राफ और अधिशोषण समतापी का फ्रेंडलिक का व्यंजक xm। अब ये देखिए इसका कंपेयर कर दीजिए, आप लोग दिख रहा होगा ऊपर में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सरल रेखा के समीकरण से। तो y अक्ष में मतलब हमारा इस अक्ष में आ जाएगा log x बाई m आ गया, ठीक है, और x अक्ष में क्या आ जाएगा बच्चों, log p आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई। अंतःखंड और ढाल क्या है, ढाल है 1/n और अंतःखंड क्या है, log k। तो log k कहीं पे यहां पे अंतःखंड मिल जाएगा मुझे log k, और इसका ढाल जो स्लोप मिलेगा वो ये मिल जाएगा m दैट इज इक्वल टू 1 बाई n, ये ढाल मिल गया। तो ये है आपका फ्रेंडलिक का समतापी वक्र व्यंजक और समीकरण, ठीक है। थर्ड लास्ट जो आता है बच्चों वो है क्वेश्चन द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। नाम से स्पष्ट है यार, द्रव स्नेही, ठीक है, लिक्विड लवर ठीक है, एंड लिक्विड हेटर ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूं मैं, समझाता हूं आपको आराम से, एकदम बेहतरीन चीज है ये, ठीक है। मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस रहते हैं। द्रव स्नेही है और हमारा है द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी होता क्या है बच्चों, इधर सुनिएगा। जैसे आपने विलयन में पढ़ रखा था क्या चीज, विलायक और विलेय। यहां पे विलायक और विलेय की जगह में क्या होता है पता है, प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम होता है, प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। आप नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज आप हमसे बने रहे, पढ़ाएंगे आपको प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम। तो जब प्रक्षिप्त प्रवस्था में प्रक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल, तब वो हमारा कहलाता है द्रव स्नेही, और दुर्बल होता है तब वो कहलाता है बच्चों द्रव विरोधी। अब प्रबल है तो ये स्थायी होगा और ये क्या होगा, अस्थायी होगा। और स्थायी है यदि वो प्रबल, भाई दो चीज के बीच प्रबल बंध बना हुआ है तो स्थायी होगा, ये तो डेफिनेटली है यार। और दुर्बल है तो अस्थायी होगा, और स्थायी है तो ये विद्युत अपघट्यों द्वारा सरलता से स्कंदित नहीं होते, ठीक है, सरलता से स्कंदित नहीं होते, सरलता से स्कंदित नहीं होते, ध्यान रखिएगा, स्कंदित नहीं होते, और ये सरलता से स्कंदित हो जाते हैं। इसे सरल भौतिक तरीकों से बनाया जा सकता है, सरल भौतिक विधि द्वारा बनाया जाता है, इसे जो है रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा, गोंद है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, स्टार्च है, ये सब क्या है बच्चों, द्रव स्नेही, सॉरी स्टार्च को हटा दीजिएगा, गोंद है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, और इसमें आ जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ठीक है, आपका AS2S3 आ जाता है, ठीक है, और आ जाता है बच्चों धातुओं का जो है कोलाइड आ जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है 5 अंतर हो गए, 4 नंबर में आया है, 5 अंतर आप कर सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, आप अपने मेहनत से बनाओ यार, मेहनत से बनाओ भाई, मेहनत से बनाओ। दूसरे के घर को जलाकर अपना रोटी सेकने वाले बहुत हैं यहाँ, समझ में आ रहा है, दूसरे के घर को जलाकर अपना रोटी सेकने वाले बहुत हैं, और आपका घर जल रहा है अभी पता नहीं चलेगा, जब बेघर हो जाओगे ना तब पता चलेगा। मेरे कहने का अर्थ समझना आप लोग, अभी आपके जो है कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है, आसानी से आपको मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएंगे, मैं खुद दे दूंगा, मैं तो बोल रहा हूं, मैं भी दे दूंगा ले लेना, कोई लेना होगा तो, ठीक है। लेकिन हम आपका फायदा उठा रहे हैं, बस व्यवसायिक फायदा नहीं है, हम कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका घर जल रहा है मतलब आपका भविष्य खराब हो रहा है, याद रखना मेरी बात को, भविष्य खराब हो रहा है आपका। आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मैं तो बोलता हूं मेरा वीडियो मत देखो, इसको मत देखो भाई, जो रेगुलर आप वीडियो आते हैं उसको देखो, क्योंकि वो मैं समझाता हूं भाई, पूरा पुस्तक को पढ़ा रहा हूं पूरा मैं, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए ना आप अपना मेहनत करो यार प्लीज, ठीक है, नहीं तो आगे चल के आपको पछतावा होगी। तो नेक्स्ट क्लास हमारा फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन होगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट।